हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते जाएं। हम लोग बात कर रहे थे मराठा स्वराज्य की और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे। देखो, हमने शिवाजी की बात कर ली और शिवाजी का जो प्रशासन था उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज जो हमारा विशेष रूप से जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी, साथ ही साथ पेशवाओं की बात करने वाले हैं। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत शांति से। ठीक है, शिवाजी के यदि उत्तराधिकारियों की यदि हम लोग चर्चा करें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पटरानी जो हुआ करती थी, पटरानी का नाम था सोयराबाई। क्या नाम था? सोयराबाई। शिवाजी और सोयराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था राजा राम। ठीक है, सोयराबाई ये चाहती थी कि शिवाजी की जैसे मृत्यु हुई तो सोयराबाई चाहती थी कि राजा राम क्या बने? शासक बने। लेकिन शिवाजी की अन्य रानी जिसका नाम था सईबाई, है ना, इस सईबाई का पुत्र था जिनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। ये वस्तुतः संभाजी को आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी और संभाजी के बीच में अनबन थी, उल्टा चलता था हमेशा, इसलिए उसको पन्हाला के किले में कैद कर लिया गया था, है ना। ध्यान देना कि इस पन्हाला के किले से मुक्त होकर के हमीरराव मोहिते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतारा और गद्दी से उतारने के बाद माफी चाहता। हाँ जी, राजा राम को गद्दी से उतारने के बाद में 20 जुलाई 1680 ईस्वी को गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, शिवाजी की दो पत्नी, शिवाजी की दो पत्नियां कौन है? ठीक है, नंबर एक ध्यान रखना, सोयराबाई जो कि पटरानी हुआ करती थी। सोयराबाई, ठीक है, सोयराबाई जो थी वो क्या थी? पटरानी थी। इन सोयराबाई जी का पुत्र था जिसका नाम था राजा राम। पुत्र का नाम क्या था? राजा राम। ठीक है, नंबर दो, दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सईबाई। क्या नाम था? सईबाई। सईबाई, इन सईबाई जी का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। और संभाजी जो थे, इन संभाजी को शिवाजी ने पन्हाला किले में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो, ध्यान देना कि शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या चीज? सोयराबाई ने
सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को शासक बनाया। परंतु सईबाई के पुत्र क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम है, ध्यान रखना, संभाजी। संभाजी का ध्यान रखना। पन्हाला किले की कैद से मुक्त होकर, पन्हाला किले की कैद से मुक्त होकर अब यहां पर व्यक्ति का नाम ध्यान रखना विशेष रूप से, हमीरराव मोहिते। व्यक्ति का नाम क्या है? हमीरराव मोहिते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतार दिया। हमीरराव मोहिते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतार, राजा राम को गद्दी से उतार। 20 जुलाई 1680 को 20/7/1680 ईस्वी को शासक बना। कब शासक बना है? 20 जुलाई 1680 को। तो शासक बन गया कौन भाई? ध्यान देना, शासक कौन बनाए? संभाजी। कौन बन गया? संभाजी शासक बना था। ठीक है, अगली बात समझ में, कैसे बना ये हमने सारी के सारी बात कर ली। ठीक है, बात करते हैं संभाजी की। तो संभाजी का जो काल है ज्यादा नहीं, 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक केवल 9 साल का शासन काल है। कितने साल का? 9 साल का शासन काल है। किसका? संभाजी का। ठीक है, संभाजी का जो सेनापति था वो सेनापति वही हमीरराव मोहिते, जिसकी सहायता से राजगद्दी प्राप्त की थी। ताराबाई इसी हमीरराव मोहिते की जो है पुत्री हुआ करती थी। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, आगे बात करेंगे हम लोग ताराबाई की। बात करूं मैं थोड़ी सी संभाजी की, तो संभाजी जो थे वो अभिमानी प्रवृत्ति के थे, क्रोधी थे और भोग विलासी थे। मतलब ऐसा व्यक्तित्व था जिसका पतन होना सुनिश्चित था। एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण था कन्नौज का, जिसका नाम था कवि कलश। ये कवि कलश जो है संभाजी का सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था। इस समय यदि हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में इसी के समकालिक, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब का शासनकाल, ठीक है, शिवाजी औरंगजेब का भी खूब संघर्ष रहा। हमने बात करी थी पुरंदर संधि की, और साथ ही साथ किस प्रकार से संघर्ष रहा वो भी हम लोगों ने बात की, मुगल मराठा संघर्ष की।
तो औरंगजेब ने एक कथन, एक स्टेटमेंट दिया संभाजी को लेकर के। औरंगजेब ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा। औरंगजेब ने संभाजी को नारकीय पुत्र का माफ कीजिए, नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा था। और बड़ा चिढ़ा हुआ था कौन? औरंगजेब। शिवा के सामने तो ज्यादा कुछ चल ही नहीं। इसलिए जैसे ही संभाजी शासक बनता है तो संभाजी शासक बनने के बाद में मुगल फौजों ने संभाजी को, ऐसा कहा जाता है कि कल्याण में घेरा डाल करके घेर लिया था। और इसी समय पुर्तगालियों ने मुगलों की सहायता की थी, मुगलों को रसद आपूर्ति की थी। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था अकबर। ठीक है, आपने यदि मुगलकालीन शासक पढ़े हैं डिटेल में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये अकबर जो था ये दक्षिण भारत चला गया था विद्रोह करने के बाद में अंतिम समय में, और संभाजी की शरण में चला गया था। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी को मुगल व्यक्ति था, मुगल अमीर था जिसका नाम था मुकर्रब खान। इस मुकर्रब खान ने संगमेश्वर नामक स्थान के ऊपर पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने पकड़ने के बाद में संभाजी को औरंगजेब के सामने क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? शर्त ये रखी कि या तो तू मेरे सामने इस्लाम स्वीकार कर ले और या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने कहा कि इस्लाम स्वीकार करने से अच्छा यह है कि तू मुझे मार दे। और इस प्रकार 11 मार्च 1689 का वो दिन जब औरंगजेब ने संभाजी और उसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिसकी हम लोगों ने बात की थी, ध्यान रखना कवि कलश, इस कवि कलश को दोनों को बहुत भयंकर यातनाएं दी गई और यातनाएं देने के बाद उन दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, संभाजी की पत्नी थी जिनका नाम था येसुबाई और संभाजी का पुत्र था जिसका नाम था साहू। इस दोनों को ही जो है रायगढ़ के दुर्ग में क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार, कैद कर लिया गया। किसको? साहू को। आगे बात समझे तो ध्यान रखना। संभाजी की मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं पत्नी की। तो ध्यान रखना संभाजी की पत्नी थी जिसका नाम था येसुबाई। येसुबाई और एक इसका पुत्र, ठीक है, जिनका नाम था साहू। क्या नाम था? साहू। संभाजी का सेनापति, ध्यान रखना, हमीरराव मोहिते। कौन था? हमीरराव मोहिते। हमीरराव मोहिते। और संभाजी का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो था वो था कवि कलश। कौन था? कवि कलश, जो कि उत्तर भारत का ब्राह्मण हुआ करता था। कन्नौज यूपी, ठीक है, का ब्राह्मण कवि कलश। कवि कलश औरंगजेब के साथ संघर्ष। औरंगजेब के साथ क्या संघर्ष रहा? तो एक दो ध्यान रखना कि औरंगजेब ने संभाजी को, औरंगजेब ने
ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा। नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा। पहली बात। दूसरी चीज कि संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर, अकबर को शरण दी। ठीक है, ये जो घटना है वो वस्तुतः 1681 की है। फरवरी 1689 ईस्वी में, फरवरी 1689 ईस्वी में मुगल अमीर देखो ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है। मुकर्रब खान, क्या नाम था? मुकर्रब खान। मुकर्रब खान ने संभाजी को संगमेश्वर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया। आगे बात समझ क्लियर है? संगमेश्वर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या स्थितियां हुई? औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम स्वीकार करने का विकल्प रखा। औरंगजेब ने संभाजी के सम्मुख इस्लाम स्वीकार करने का इस्लाम स्वीकारने की बात कही। ठीक है, और संभाजी ने इनकार किया। संभाजी ने
इनकार किया। औरंगजेब ने संभाजी व कवि कलश को यातना देकर यातना देकर 11 मार्च 1689 ईस्वी को 11/3/1689 ईस्वी को मार डाला। संभाजी की पत्नी व पुत्र को रायगढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ये बात कर ली हमने किसकी, संभाजी। तब से अब यहां सीधा सीधा शासक बनने के लिए एक ही व्यक्ति बचा फिर मराठाओं में। कौन? राजा राम। कौन बचा जी? राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखो अभी हमने बात की थी, सोयराबाई पुत्र नाम क्या है? राजा राम। शासक कौन बना था? संभाजी। तो संभाजी का मामला खत्म। कौन बनेगा शासक? राजा राम। कौन? राजा राम। चलिए बात करते हैं राजा राम की। अगली पेज पे लिख देता हूं, मैं भी कंजूस हो रहा हूं थोड़ा। तो बात करते हैं राजा राम की। राजा राम, ठीक है। तो राजा राम का जो शासनकाल का समय है, वो शासनकाल का समय 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो काल है वो किसका है जी? राजा राम का है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। तो संभाजी जब चलिए, तो संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया 1689 में, ठीक है। तो अब क्या भाई, मराठा साम्राज्य का कोई ना कोई संचालन तो करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मराठा जो मंत्री परिषद थी, इस मराठा मंत्री परिषद ने तुरंत प्रभाव से आनन फानन, जैसे संभाजी को पकड़ लिया गया मुगलों के द्वारा, तो इसी समय मराठा मंत्री परिषद ने राजा राम को राजा घोषित कर दिया और साथ ही साथ रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक कर दिया। उधर जब राज्याभिषेक हुआ तो राजा राम को एक बात पता लगी, एक अंदेशा हुआ उसको, क्या कि साहब इसका मतलब तो ये है कि रायगढ़ का जो दुर्ग है
सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग हुआ करता था। तो इसका मतलब ये है कि जो मुगल है, ये मुगल तुरंत प्रभाव से ही जो है रायगढ़ के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और इसी आशंका में राजा राम ने, ध्यान रखना, रायगढ़ को छोड़ा तुरंत प्रभाव से और जिंजी चला गया। 1698 ईस्वी तक जिंजी जो है वो मराठों की राजधानी रहा। ध्यान रखना, 1698 ईस्वी तक जिंजी मराठों की क्या रहा, राजधानी रहा। राजा राम को मुगल सेनापति था जिसका नाम था जुल्फिकार खान, जुल्फों वाले, ओ हसीना जुल्फों वाला, है ना। तो जुल्फिकार खान कौन है, जुल्फिकार खान। इस जुल्फिकार खान ने जिंजी के किले में 8 वर्ष तक लगातार घेरे रखा था, बाहर ही नहीं निकलने दिया। 1698 ईस्वी में अंततः इस जिंजी के ऊपर जो है मुगलों का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया। और 1699 में फिर राजा राम भाग छूटा, कहां पर, सत्तारा में। और 1699 में सत्तारा को मराठा राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो इस राजा राम के काल में पहली बात, रायगढ़ से जिंजी स्थानांतरित हुई, 1698 तक जिंजी रहा और 1699 में मराठों की राजधानी हो गई थी क्या, सतारा। राजा राम को शांताजी घोर पड़े, गिर पड़े नहीं, घोर पड़े। दन्नाजी जादव, परशुराम त्रंबक और ये इतने बढ़िया बढ़िया योग्य मराठा सेना नायकों का साथ मिला था। राजा राम ने अपने आप को साहू प्रतिनिधि माना, क्योंकि साहू उधर रायगढ़ के दुर्ग में क्या है, बंदी है। ठीक है, ये सूबाई के साथ में है, इसलिए ऐसा कहा जाता कि राजा राम ने साहू का, अपने आप को साहू का प्रतिनिधि माना और कभी भी गद्दी के ऊपर नहीं बैठा और ना ही इसने कभी भी अपने आप को राजा घोषित किया। आई बात समझ में, साहू का प्रतिनिधि मान करके ही जो है इसने क्या किया था, शासन संचालित करने का कार्य किया था। किसने, राजा राम ने। बात करें तो ध्यान देखो राजा राम ने मराठा सरदारों को सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करने की छूट दी थी। कुछ चीजें लिख रहा हूं क्या, कि राजा राम स्वयं को साहू का प्रतिनिधि मानते थे, साहू का प्रतिनिधि मानते थे। अतः अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। ठीक है, ऐसा होता है, देखो भाई भी। ठीक है, अपने आप को राजा घोषित इसने नहीं किया था। आगे बात समझ क्लियर है ना। दूसरा क्या, राज्याभिषेक मराठा मंत्री परिषद द्वारा, मंत्रियों द्वारा रायगढ़ के दुर्ग में ठीक है, मुगल आक्रमण की आशंका के कारण, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, मुझे पता है, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, आशंका के कारण
रायगढ़ छोड़कर जिंजी चला गया। तथा इसे अपनी राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना कि 1698 ईस्वी तक जिंजी मराठा राजधानी रही। आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी ना, राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में करवाया है। अभी एक बात लिखवाई थी मैंने पीछे कि येसुबाई और साहू को रायगढ़ के दुर्ग में बंदी बना लिया गया औरंगजेब के द्वारा। वहां पर गिरफ्तार करने के बाद में वहां गिरफ्तार करके वहां रखा गया। क्यों रखा गया, कब रखा गया? जब ये यहाँ से रायगढ़ से चला गया था तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जैसे संभाजी को गिरफ्तार किया गया था तो मराठा मंत्रियों को पता चल गया था कि संभाजी गया, अब वापस लौट करके नहीं आने वाला, तो तुरंत प्रभाव से उसका राज्याभिषेक करवा दिया। राज्याभिषेक करवाने के बाद में तुरंत प्रभाव से ये रायगढ़ खाली करके चला गया था। तो रायगढ़ का ऊपर एक तरीके से अधिकार हो गया था, किसका? मुगलों का। और उसी किले में रखा गया येसुबाई और साहू को। आगे बात समझ क्लियर है? जिंजी चला गया 1698 तक। ये जिंजी जो है वो मराठाओं की राजधानी रहा और जिंजी के किले में 8 वर्ष तक घेर करके रखा था किसने? जुल्फिकार खान ने। तो ध्यान रखना कि मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने, नाम देखो थे जुल्फिकार खान ने 8 वर्ष तक राजा राम को जिंजी में घेरा और अंततः 1699 ईस्वी में, ध्यान रखना, माफ करना, 1698 ईस्वी में जो है इस जिंजी के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक है, 1698 ईस्वी में, अंततः 1698 ईस्वी में जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया। ठीक है जी, आगे बात समझ। तो यहां से फिर राजा राम जी चले गए कहां? सतारा। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में राजा राम ने सतारा को मराठों की राजधानी बनाया। सतारा को मराठों की राजधानी बनाया। ठीक है जी, सतारा को मराठों की क्या बना दिया गया?
राजधानी बना दिया गया। कब? 1699 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात समझिए। मैंने आपको कहा था ना कि कभी भी बेचारा ये ना तो गद्दी पर बैठा और ना ही अपने आप को कभी इसने जो है राजा घोषित किया, राज्याभिषेक कर दिया। इसलिए मराठा शासन को चलाना अनिवार्य था, इसलिए इसने चलाया था। ठीक है, आगे बात समझ। संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, परशुराम त्रंबक, है ना, इस प्रकार के योग्य मराठा सरदार हुआ करते थे। किसके पास में? राजा राम जी के पास। किसके पास है? राजा राम के पास में। आगे बात समझ क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी सी राजा राम के अन्य कार्यों की। राजा राम के अन्य कार्य, अन्य कार्य क्या क्या कार्य किए इसने, वो भी सुन लो साहब। पहली चीज क्या? मराठा सरदारों को सेना रखने और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करने की छूट दी। मराठा सरदारों को सेना रखने व अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करने, अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ में कार्य करने की बात कही। अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करने की अनुमति दी। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या? राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें दी और इसी से मराठा परिसंघ का उदय हुआ। हालांकि इस जागीर प्रथा ने मराठा प्रशासन को दुर्बल करने का कार्य किया। ठीक है, संभाजी की हत्या के बाद में राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और ये 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी तक मुगलों द्वारा शाहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने तक चलता रहा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना कि 1690 ईस्वी में राजा राम ने प्रतिनिधि नामक एक नया पद सृजित किया था। मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की, जिससे मराठा परिसंघ की स्थापना हुई या मराठा परिसंघ का उदय हुआ, जिससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ। सोलह सौ 19 ईस्वी में प्रतिनिधि नामक नवीन पद सृजित किया। ठीक है, कौन सा पद किया? प्रतिनिधि नामक।
ठीक है। जहां हम शिवाजी के काल में अष्टप्रधानों की बात करते हैं, अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे, तो अब ध्यान रखना कि राजा राम के काल में जो है अष्टप्रधानों में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई, अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या बढ़ करके 9 हो गई। ध्यान रखना कि अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या बढ़कर अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या, ठीक है जी, मंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। ठीक है जी, आ गई जी बात समझ में जी। ठीक है, तो राजा राम की मृत्यु हो गई 1700 ईस्वी में, और राजा राम की मृत्यु के बाद में राजा राम की पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई, है ना। इस ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी, है ना। शिवाजी द्वितीय के नाम से इस अपने 4 वर्षीय पुत्र को जो है गद्दी पर बिठाया, और मुगलों के विरुद्ध इसने स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, रायगढ़, सत्तारा और सिंहगढ़ ये जो किले थे ये ताराबाई ने जीते थे। मनुची, इतिहासकार मनुची ने कहा कि ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं ताराबाई और शिवाजी द्वितीय की। शिवाजी द्वितीय वे ताराबाई, ठीक है, साहू के आजाद होने तक यही शासन करेंगे, 1700 से लेकर के 1707, 1700 ईस्वी से लेकर 1707। ठीक है, कौन है ये, तो ध्यान रखना, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सन याद हो गया है, 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। तो 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु होगी तो उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र, 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया। 1700 ईस्वी, में राजा राम की मृत्यु, राजा राम की मृत्यु। ठीक है जी, विधवा रानी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र का शिवाजी द्वितीय के नाम से, शिवाजी सेकंड के नाम से राज्याभिषेक कर मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। ठीक है जी, ताराबाई ने
ताराबाई ने मुगलों से रायगढ़, सतारा व सिंहगढ़ के किले छीन लिए। मनोची कहता है कौन? मनोची। मनोची कहता है कि ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, हालत खराब कर दी। चलिए बात करते हैं साहू की, 1707 से लेकर के 1749। साहू 1707 से लेकर के 1749 ईस्वी। क्या आपको वापस बताने की जरूरत है कि साहू कौन था? संभाजी का पुत्र येसुबाई और संभाजी का पुत्र साहू, जिसको औरंगजेब ने क्या कर रखा था, कैद कर रखा था। कहां पर? रायगढ़ के दुर्ग में। ध्यान रखना कि साहू का लालन पालन पोषण जो है औरंगजेब के संरक्षण में हुआ, गुलाबबाड़ी में। औरंगजेब की पुत्री थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जा चुका है, जिसका नाम था जेबू निसा या कई जगह जिनतु निसा, है ना। क्या नाम मिलता है? जिनतु निसा ने जो है साहू को अपने पुत्र के व्रत जो है भांति इस जिनतु निसा ने अपने पुत्र की भांति जो है साहू का क्या किया था? देखभाल किया था। ठीक है, आगे बात समझ। साहू जो है ये औरंगजेब को पिताजी कहा करता था। छोटा बालक था, इसको थोड़ी पता था। औरंगजेब ने साहू को ईमानदार और राजा की उपाधि दी और साथ ही साथ उसे 7,000 का मनसब दिया था। कितना? 7,000 का मनसब प्रदान किया था। किसने? औरंगजेब ने। 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम था आजम शाह, इस आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से जुल्फिकार खान, जिसने ध्यान रखना कि राजा राम को घेर कर रखा था जिंजी में 8 वर्ष तक, इसी जुल्फिकार खान ने सलाह दी। क्या सलाह दी? कि साहू को कैद से मुक्त करो, जब ये मराठा साम्राज्य में जाएगा तो अपना उत्तराधिकारी ये मांगेगा तो मराठों में लड़ाई होगी और उनका विनाश हो जाएगा। तो इस जुल्फिकार खान की सलाह पर आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से 8 मई 1707 ईस्वी को 8 मई 1707 ईस्वी को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। लेकिन जब साहू सतारा पहुंचा तब तक क्या चीज हुई कि ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। पर एक चीज ध्यान रखना कि साहू को राजा की उपाधि मुगल कैद के दौरान प्राप्त हुई थी और मनसब भी मुगल कैद के दौरान ही होगी। साहू ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, राजा राम के समय मैंने आपको बताया था कि एक विश्वास पात्र थे, बड़े सरदार थे, मराठा सरदार, जैसे धन्नाजी जादव। इस धन्नाजी जादव को बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू ने अपने पक्ष में कर दिया और पक्ष में करने के बाद में खेड़ा या खेदा, कई जगह खेद युद्ध मिलता है, इस खेड़ा के युद्ध में 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को ताराबाई को पराजित कर दिया।
1708 ईस्वी में शाहू ने सत्तारा को भी जीत लिया, और सत्तारा को जीतने के बाद में क्योंकि अब ताराबाई के हाथ खाली रह गए, इसलिए ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर के कोल्हापुर चली गई थी, और कोल्हापुर जाने के साथ ही साथ यहीं से एक तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ है ये, ठीक है ना। बाद में चूंकि पेशवाओं का काल आएगा, मराठा राज्य जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया। सतारा शाहू के नियंत्रण में रहा, और कोल्हापुर जो है वो शिवाजी द्वितीय, या हम बात करें ताराबाई की, तो ताराबाई के नियंत्रण में रहा। शिवाजी द्वितीय के बाद राजाराम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय जो था, ये कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा था। संभाजी द्वितीय राजाराम की दूसरी पत्नी, राजाराम की दूसरी पत्नी जिसका नाम था राजसबाई, क्या नाम था, राजसबाई, इस राजसबाई का पुत्र हुआ करता था। इस राजसबाई ने 1714 ईस्वी में ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के विरुद्ध षड्यंत्र रच के उन दोनों को बंदी बना लिया था, और इस षड्यंत्र को महल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 1731 ईस्वी में वरना की संधि हुई, और वरना की संधि के द्वारा सतारा और कोल्हापुर की शत्रुता एक तरीके से क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और इसी संधि के द्वारा संभाजी द्वितीय को मराठा राज्य के दक्षिणी भाग, जिसकी राजधानी बनाई गई थी कोल्हापुर, इस कोल्हापुर पर शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है। उत्तरी भाग और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी क्या थी, सत्तारा, इस सत्तारा पर शाहू का शासन रहा। तो ध्यान रखना, इसी शाहू के शासन काल की विशेष महत्वपूर्ण घटना है कि जो मराठा साम्राज्य है वो दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग राजधानी सत्तारा, दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी थी कोल्हापुर, क्या थी, कोल्हापुर। उत्तरी भाग पर शाहू का अधिकार है और दक्षिणी भाग पर संभाजी द्वितीय का है। वस्तुतः पहले वहां पर ताराबाई और शिवाजी द्वितीय का हुआ करता था। इस शाहू ने सेना करते नामक एक नया पद सर्जित किया था, और शाहू ने 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को, सेना करते का मतलब है सेना का व्यवस्थापक, इसका पद दिया, और बाद में 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। ध्यान रखना, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा माना जाता है, और ये शाहू का जो शासनकाल है, शाहू का शासनकाल पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं कि शाहू का शासनकाल पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। शाहू का शासनकाल, शाहू का शासनकाल चलिए बाद में लिखूंगा, खैर ये बात में, है ना, क्योंकि प्रारंभिक चीजें और मैं आप लोगों को बताना है। खैर, तो वापस इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि शाहू का काल पेशवाओं का शासनकाल माना जाता है। आगे बात समझ। धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, और बालाजी विश्वनाथ के जो उत्तराधिकारी हुए ये वास्तविक शासक बन गए, और छत्रपति जो थे ये नाम मात्र के क्या हो गए थे, शासक ही रहे। शाहू निसंतान था, और निसंतान था इसलिए अपनी मृत्यु से पूर्व 1749 ईस्वी में ताराबाई के जो पौत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था राजाराम द्वितीय, इस राजाराम द्वितीय को उन्होंने अपना क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1750 ईस्वी में राजाराम द्वितीय और तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से एक संधि हुई थी, जिसे कहा जाता है संगोला की संधि। इस संगोला की संधि से ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि किस संधि से छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए थे, तो संगोला की संधि कब हुई है, 1750 ईस्वी में छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए, और पेशवा का जो पद है वो क्या बना दिया गया, वंशानुगत बना दिया गया। पेशवा वास्तविक शासक बन बैठे थे, और राजनीति का जो प्रमुख केंद्र जो था ये क्या हो गया था, आपका पूना हो गया था। राजनीति का प्रमुख केंद्र क्या बन गया था, पूना बन गया था।
साहू। एक तो ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, संभाजी का पुत्र था जिसे औरंगजेब ने कैद कर रखा था। येसुबाई और संभाजी का पुत्र था। कौन? तो संभाजी का पुत्र। ध्यान रखना कि शाहू का लालन पालन औरंगजेब की पुत्री है ना। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये यहाँ से, ठीक है, कि किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा किया गया? तो जीनत या जीनतु निसा, जीनतु निसा द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बात समझे। ये ध्यान रखना कि आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है ना कि बार बार बताऊं कि रायगढ़ के दुर्ग में रखा गया था, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आगे बात समझ क्लियर है। इसका लालन पालन गुलालबाड़ी में हुआ, गुलालबाड़ी में हुआ। ध्यान रखना, शाहू औरंगजेब को पिताजी कहकर संबोधित करता था। शाहू औरंगजेब को पिताजी कहकर संबोधित करता था। औरंगजेब ने शाहू को राजा की उपाधि तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान किया। ठीक है जी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने जुल्फिकार खान की सलाह पर
की सलाह पर मराठा साम्राज्य में फूट डालने हेतु साहू को कैद से मुक्त किया। साहू को कैद से मुक्त किया। खेड़ा या खेद का युद्ध। ठीक है, देखो ध्यान देना, किसके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया, वो भी बात कर रहा हूं। तो कब लड़ा गया, पहली बात तो खेद का युद्ध कब लड़ा गया, तो ध्यान रखना, खेद का युद्ध लड़ा गया 12 अक्टूबर 1707 को। 12 अक्टूबर 1707 किसके मध्य, तो ध्यान रखना कि साहू व ताराबाई के मध्य। कारण क्या था, ताराबाई द्वारा अपने पुत्र, ताराबाई द्वारा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित करना। ध्यान रखना कि साहू ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से धन्नाजी जादव, कौन, धन्नाजी जादव को अपने पक्ष में किया और ताराबाई जो है इस युद्ध में हार गई। धन्नाजी जाधव को अपने पक्ष में कर लिया, कर ताराबाई को इस युद्ध में पराजित किया। ताराबाई को
इस युद्ध में पराजित किया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ताराबाई गई गई यहां से। ये बात तो है 1707 की। अगली बात, कि 1708 ईस्वी में इस साहू ने क्या करा? सत्तारा को जीत लिया। किसको जीता? साहू ने सत्तारा को जीता। और जैसे सत्तारा को जीता, ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर के कहां चली गई? कोल्हापुर चली गई। और यहीं से मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का विभाजन दो भागों में हो गया। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था भाई, ठीक है, तो इसलिए बीच में क्लास कुछ समय के लिए रुकी आपकी। तो मैंने कहा कि
मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे विभाजित हुआ है? सतारा वाला जो भाग है ये तो आ गया शाहू के नियंत्रण में। उत्तरी भाग उत्तरी भाग ठीक है ना, और उत्तरी भाग का नियंत्रण शाहू द्वारा नियंत्रित ठीक है। दक्षिणी भाग किसके द्वारा? ताराबाई। भाई एक तरीके से शासिका तो ताराबाई ही है, ठीक है। क्या चीज? ताराबाई द्वारा नियंत्रित। अब ध्यान रखना अगली बात, उत्तरी भाग की राजधानी क्या होगी? सत्तारा। दक्षिणी भाग की राजधानी क्या होगी? कोल्हापुर। राजधानी इसकी राजधानी क्या थी? सत्तारा, ठीक है। इसकी बात करें दक्षिणी भाग की राजधानी की, तो दक्षिणी भाग की राजधानी रही क्या है जी? कोल्हापुर। क्या रही? कोल्हापुर, ठीक है जी। दो भाग हो गए, उत्तरी भाग शाहू के नियंत्रण में, दक्षिणी भाग ताराबाई के नियंत्रण में। उत्तरी भाग की राजधानी सत्तारा हो गई और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या हो गई थी? कोल्हापुर। शिवाजी द्वितीय के बाद में ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा था। और संभाजी द्वितीय जो है वो राजा राम की एक और पत्नी थी जिसका नाम था राजसबाई। क्या नाम था? राजसबाई। इस राजसबाई का पुत्र हुआ करता था। राजसबाई ने 1714 ईस्वी में ताराबाई और शिवाजी को बंदी बना लिया और इसे कहा जाता है महल षड्यंत्र। बात करते हैं महल षड्यंत्र। महल षड्यंत्र थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जानबूझ करके पढ़ा रहा हूं। राजाराम द्वितीय की माफ करना बेटा, राजाराम की द्वितीय पत्नी, राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई, ठीक है। क्या नाम है? राजसबाई, ठीक है। इस राजसबाई ने क्या काम किया? इस बेचारी भोली वाली ताराबाई को राजसबाई ने ताराबाई व शिवाजी द्वितीय के विरुद्ध (1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में षड्यंत्र रच दोनों को बंदी बना लिया, दोनों को बंदी बना लिया। और अपने पुत्र जिसका नाम क्या था? संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय को यहाँ का क्या बना दिया था? शासक बना दिया।
बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? वे अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का शासक बना दिया। ठीक है ना? इसे महल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे महल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आ गई जी बात समझ में? क्लियर है? तो महल षड्यंत्र, ठीक है। तो चारों तरफ से बेचारे के पास में तो शिवाजी द्वितीय का गया। 1731 ईस्वी में वरना की संधि के द्वारा सतारा और कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त हो गई थी, और इस संधि के द्वारा संभाजी द्वितीय को मराठा राज्य के दक्षिणी भाग अर्थात जिसकी राजधानी क्या थी, कोल्हापुर, उस पर शासन करने का अधिकार मिल गया। उत्तरी भाग पर जिसकी राजधानी सतारा थी, और इस सतारा पर साहू का शासन रहा। वरना की संधि, कब? तो 1731। तो कोल्हापुर वे सतारा की शत्रुता समाप्त, शत्रुता समाप्त। इस संधि के द्वारा, इस संधि द्वारा संभाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर, मराठा साम्राज्य के दक्षिणी भाग पर शासन करने का अधिकार मिला, शासन करने का अधिकार मिला। ठीक है जी। तो अब दो भाग स्पष्ट रूप से, एक तो क्या, उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा, मैंने बता दिया साहू का जो है अधिकार था, और दूसरा दक्षिणी भाग अब जहां पर संभाजी का अधिकार हो गया है। किसका अधिकार हो गया? संभाजी का अधिकार हो गया है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा। साहू के अन्य कार्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। साहू के अन्य कार्य, ठीक है। एक तो पहली बात तो ध्यान रखना कि सेना करते नामक नवीन पद का सर्जन किया गया था। सेना करते का मतलब था कि सेना का व्यवस्थित, सेना का व्यवस्थापक। ठीक है। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को इसने क्या बना दिया?
पेशवा बना दिया, और इसीलिए इस साहू का काल पेशवाओं का काल कहलाता है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम नियुक्त पेशवा माना जाता है। ठीक है, 1708 ईस्वी में सेना करते ध्यान रखना, सेना का व्यवस्थापक नामक नवीन पद सर्जित किया। वे इस पद पर बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। सत्रह सौ तेरह ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। पेशवा के पद पर नियुक्त किया। ध्यान रखना, धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ और उसके जो उत्तराधिकारी आए जो पेशवा के पद के ऊपर, ये धीरे धीरे इन्होंने छत्रपति का पद एक तरीके से केवल नाम मात्र का पद रह गया, ये केवल नाम मात्र का पद रह गया। वास्तविक संस्थापक बन गए कौन? पेशवा। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लेना कि साहू का काल पेशवाओं का काल कहलाता है। साहू का शासनकाल, साहू का शासनकाल पेशवाओं का काल कहलाता है। काल कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। पेशवाओं का काल कहलाता है किसका काल? साहू का काल। साहू जो था वो निसंतान था। क्या था? निसंतान था, इसलिए मृत्यु से पूर्व ही जो है 1749 ईस्वी में ताराबाई के पुत्र राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। साहू निसंतान था, निसंतान था, अतः ताराबाई के पुत्र राजाराम द्वितीय को, ताराबाई के पुत्र, पौत्र है ना, पुत्र मत कर लेना कोई, राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
ये बात 1749 की है। ठीक है, बात करते हैं संगोला की संधि। कौन सी संधि जी? संगोला की संधि। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी, संगोला की संधि। तो 1749 में बचीड़ बोल गया था किसका? साहू का। ठीक है, और संगोला की संधि पहली बात तो कब हुई है? तो 1750 1750 ईस्वी। संगोला की संधि कब हुई है? 1750 ईस्वी। किस किस के मध्य हुई? राजाराम द्वितीय और तत्कालीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य। ध्यान रखना, मध्यस्थता निभाई थी रघुजी भोंसले ने। किसके मध्य? राजाराम द्वितीय वे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना। क्या चीज? रघुजी भोंसले, रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से, मध्यस्थता रघुजी भोंसले ने की। रघुजी भोंसले ने की। ठीक है, क्या था संगोला की संधि? ध्यान देना कि संगोला की संधि से छत्रपति नाममात्र के शासक रह गए और पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया गया। ठीक है ना, पेशवा वास्तविक शासक बन गए और राजनीति का केंद्र क्या हो गया था? पूना हो गया था। संगोला की संधि का कारण क्या था? तो कारण यह था कि पहले तो ताराबाई ने राजाराम द्वितीय, राम राजा को अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र बताया। बाद में साहू का उत्तराधिकारी नियुक्त करवा दिया, लेकिन बाद में ताराबाई ने यह कहा कि राजाराम जो है उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं था, मना कर दिया उसने। और इसी कारण जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने संगोला की संधि करी और राज्य के समस्त अधिकार जो है अपने हाथों में ले लिए थे। ध्यान रखना, इतिहासकार सरदेसाई एक बात बोलते हैं कि साहू जो था वो मराठों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। राजाराम द्वितीय के बाद में साहू द्वितीय उत्तराधिकारी बना। नाना फडणवीस ने साहू द्वितीय को मिलने वाले भत्तों में कमी कर दी। 1808 से लेकर के 1839 साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी ये प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति, प्रताप सिंह हुआ था। प्रताप सिंह ने अनेक बार पेशवाओं के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी और प्रताप सिंह के बाद में शाहजी अप्पा साहिब 1839 से लेकर के 1848 तक उत्तराधिकार हुए। और अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद में ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, जब आपने राज्य हड़प नीति पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और मैंने बात कही थी क्या कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सबसे पहले सत्तारा, ठीक है ना, क्या चीज? सत्तारा, और सत्तारा के शासक थे अप्पा साहिब। अप्पा नहीं बन पाए थे पप्पा, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने लपका किसको? सत्तारा को। तो इस सत्तारा के ऊपर जो है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। आगे बात समझ, तो ध्यान रखना इस संधि के बाद
इस संधि के बाद छत्रपति का पद नाम मात्र का रह गया। सत्ता की वास्तविक शक्तियां सत्ता की वास्तविक शक्तियां पेशवा में निहित कर दी गई। पेशवा में निहित हो गई। दूसरी चीज कि पेशवा के पद को, पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेना इसको, वंशानुगत बना दिया गया। और मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र, मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र पूना हो गया। तो ये बात हो गई। कुछ मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देना, राजाराम द्वितीय के बाद में साहू द्वितीय उत्तराधिकारी बना। राजाराम सेकंड के बाद साहू द्वितीय, कौन जी? साहू सेकंड उत्तराधिकारी बना। आगे बात समझ क्लियर है? नाना फडणवीस ने क्या किया? साहू को मिलने वाली पेंशन भत्तों में क्या कर दी थी? कमी कर दी। नाना फडणवीस ने साहू द्वितीय को, साहू
सेकंड को मिलने वाले पेंशन भत्तों में कमी कर दी, पहली चीज। ठीक है जी। साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था प्रताप सिंह। साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? प्रताप सिंह हुआ। कौन हुआ था? प्रताप सिंह। ठीक है। इस प्रताप सिंह का काल माना जाता है 1808 से लेकर के 1839। 1808 से लेकर के 1839 ईस्वी। ठीक है जी। आगे बात समझ। इस प्रताप सिंह ने अनेक बार पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की थी। ध्यान रखना कि प्रताप सिंह ने अनेकों बार पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की। पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों की इसने क्या की थी? मदद की थी। आगे बात समझ। इस प्रताप सिंह के बाद में आगे की कहानी की बात करते हैं जी। ठीक है। अप्पा साहिब। हाँ ठीक है। प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी हुआ अप्पा साहिब। प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी अप्पा साहिब हुआ। अप्पा साहिब हुआ। कौन जी? अप्पा साहिब। 1839 से लेकर के 1848। 1839 से लेकर के 1848 ईस्वी। ठीक है। और ये वही अप्पा साहिब थे जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इस अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। बात करते हैं अप्पा साहिब। अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सतारा को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया।
ठीक है। तो ये हमने बात कर ली शिवाजी के उत्तराधिकारियों की। आगे बात समझ क्लियर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगली जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे पेशवाओं की काल की। और पेशवाओं का जो ये काल है ये हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं हमारी आगे आने वाली कक्षा में। ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग सेपरेट आपकी क्लासें रहे, जिससे आप भी इसको व्यवस्थित होकर के पढ़ सकें और आपको पढ़ने का आनंद भी आए। पेशवाओं का उदय क्यों हुआ, थोड़ा सा मैं कुछ हल्की फुल्की थोड़ी सी आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूँ कि साहू और ताराबाई के मध्य जो गृह युद्ध हुआ, इसी गृह युद्ध ने पेशवा की शक्ति को बढ़ा दिया था। प्रथम पेशवा जो रहे वो बालाजी विश्वनाथ रहे, 1713 से लेकर के 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ, ध्यान रखना, कोंकण के चित्त पावन ब्राह्मण हुआ करते थे और पहले ये राजस्व अधिकारी थे। 1708 ईस्वी में बालाजी ने, ध्यान रखना, सेना करते नामक पद सर्जित किया था और इसी के ऊपर बैठाया था किसको, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी जो थे वो धन्नाजी जाधव, मैंने कहा था ना कि इसी राजा राम ने धन्नाजी जाधव को अपने पक्ष में किया था और ताराबाई के साथ संघर्ष लड़ा था। ठीक है, आगे भी समझ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हमारी आगे आने वाली कक्षाओं में। अभी हम लोगों ने बात कर ली शिवाजी के उत्तराधिकारियों की। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ से आपका मामला प्रारंभ हो गया था। मैंने दो पत्नियां बताई थी, सोयराबाई पटरानी थी और पुत्र इसका था राजा राम। दूसरा सईबाई थी, पुत्र था इसका संभाजी। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के बाद सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। और सईबाई के पुत्र संभाजी जो है पनाला के किले में थे उस समय, क्योंकि शिवाजी ने इनको कैद कर दिया था और इसलिए उन्होंने हमीर राव की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतारा और 20/7/1680 को क्या बन गए थे, ये शासक बन गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी हमारी प्रारंभ हुई थी और उसके बाद में हमने बातें कर ली, संभाजी की बात कर ली, इसका काल 1680 से 1690। इसमें कुछ नहीं, एक तो नारकीय पिता का नारकीय पुत्र औरंगजेब ने किसको कहा था, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना संभाजी वाला। अकबर को इसने शरण दी थी और इसीलिए ध्यान रखना कि जुल्फिकार जो था, ठीक है, माफ़ करना, मुकर्रब खां, ठीक है ना, इसने संगमेश्वर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया था। औरंगजेब के सामने बात आया, इस्लाम स्वीकार करने वाली बात, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। संभाजी ने इनकार कर दिया था। इसका जो प्रधान व्यक्ति था कवि कलश था, ठीक है ना, सर्वोच्च अधिकारी था, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है संभाजी का सर्वोच्च अधिकारी, हाँ प्रशासनिक अधिकारी मैंने लिख दिया था, ठीक है, कवि कलश, ठीक है ना। तो इन दोनों को यातना देकर के 11/3/1690 को मार डाला था। संभाजी का पुत्र था और इस पुत्र और पत्नी दोनों को रायगढ़ दुर्ग में क्या कर लिया था, जो है गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने बात कर ली राजा राम की, ठीक है, सतारा को राजधानी बनाया था मराठों की। उससे पूर्व जिंजी चला गया था, जिंजी भी मराठा राजधानी रही 1798 से लेकर के जो है, माफ़ करना, 1789 से लेकर के 1798 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुत थोड़ा सा डिटेल के साथ आप लोगों को मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और आप लोग जल्द से जल्द सफल हों, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ हम लोग पेशवाओं की बात करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।